नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स प्राइड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो देखेंगे और इसमें हम देखेंगे नगर नियोजन, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों को देखेंगे। इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद फिर हम देखेंगे वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति जैसा कि हम उसमें ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। और इसमें हम आज देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे। फिर व्यापार देखेंगे, व्यापार लिपि और मोहरें कैसी थी इनको देखेंगे। जैसा कि जानते हैं जो लिपि सबसे पहले लिपि लेखन शैली का विकास जो है यहीं से हुआ है। नगर का प्रथम नगरीय सभ्यता ही मानी जाती है। तो ये सबसे पहले अगर नगरीकरण कहीं से आरंभ हुआ है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ हुआ है। लेखन शैली का विकास यहाँ से हुआ है। उसके बाद सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय हड़प्पाई लोगों को जाता है। तो ये सारी इसी वजह से ये सभ्यता जो है अन्य सभ्यताओं से बहुत ही उत्कृष्ट और सुनियोजित मानी जाती थी, बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती थी। ऐसा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, जिसको कुछ लेखकों ने कहा था, कुछ विदेशी मतों के अनुसार, जिससे कहा गया था कि मेसोपोटामिया और मिस्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो सभ्यता खुद इतनी विकसित नहीं थी, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया इतनी विकसित नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता उससे कैसे उत्पन्न हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसी तरह कुछ विद्वानों ने इसको खारिज भी किया था, जैसा कि हमने पहले इसको पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु व्यवस्था जो है उसको हम देखेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्यों, क्या, क्यों और कैसे, इन तीन चीजों को ही पढ़ना था हमें। तो जैसा हमने क्या सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, उसकी खोज कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ, उसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था क्यों में कैसा, उसके बारे में सारी डिटेल्स हमने पढ़ी। जैसे 7 नगरों को पढ़ा, महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा, उन सारी चीजों को देखा। अब हम इसमें देखेंगे कैसे था। तो इसमें कैसे में कैसा नगर नियोजन था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजों का योगदान कितना था, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो राजनीतिक पक्ष है। जैसा कि राजनीतिक पक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक पक्ष ऐसा था, यहाँ पे कोई राजभवन जैसी संरचना कोई नहीं मिली है। जैसे बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार, कोठार मिले हैं, सभा भवन मिले हैं, महाविद्यालय के साथ मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राजभवन नहीं मिला है। और दूसरी चीज मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसी वजह से अगर राजभवन नहीं मिला तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। और क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में, और ऐसा माना जाता है कि जो राजनीति थी वो राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक थी, जैसा कि पिगट और हंटर दोनों विद्वानों ने ये चीजें कहा है दोनों। तो उसमें पिगट और हंटर ने कहा है कि यहाँ पे ये जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ना कि राजतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक इसलिए थी क्योंकि जैसा कि हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखते आएंगे, जब भी आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई जाती है। बाकी सारी युद्धों का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिली। हथियार, युद्ध के साक्ष्य, इनके प्रमाण बहुत ही नहीं मिले हैं। तो इसी वजह से ये इसको शांति प्रधान सभ्यता कहते हैं और राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो सभागार भवन पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि मध्यवर्गीय, ऐसा कह सकते हैं मध्यवर्गीय शासन रहा होगा। मध्यवर्गीय में कि जनतंत्रात्मक शासन था, ना कि उच्च वर्गीय जैसे राजतंत्रात्मक शासन। तो मध्यवर्गीय में जनतंत्रात्मक शासन था। उसके बाद यहाँ पर नगर प्रशासन और नगर पालिका रहा होगा जो संगठन। अब नगर प्रशासन कैसा था, ऐसे हम देख सकते हैं कि पहले ऊपर दुर्ग था, नीचे निचला नगर था। दुर्ग में अन्नागार थे, महाविद्यालय थे, और उसके बाद फिर और भी कई सारी संरचनाएं थी, जैसे स्नानागार थे, और वहां के मकान जो बनाए गए थे वो कच्चे पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। उसके बाद ये सारे वहां पर पुरोहित या व्यापारी वर्ग रहते थे, ऐसा साक्ष्य पाया गया है। जबकि जो नगर प्रशासन, जो निचला नगर था वो जन सामान्य लोगों के लिए रहता था। उसके बाद इनको 2 खंडों में विभाजित, कहीं पर एकल, कहीं पर त्रिस्तरीय, कहीं पर 2 स्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। तो उसके बाद इनको रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए या फिर बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, इस वजह से इनको रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं नगर प्रशासन इनका ऐसा था कि पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग के पक्ष में नगर प्रशासन था।
फिर नगर पालिका संगठन रहा होगा। नगर पालिका संगठन क्यों रहा होगा? जैसा कि सड़कें जो थी और उसके बाद नालियां थी, ये सारी चीजें बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा गया था, बहुत अच्छे से सुनियोजित और सुभद्र ढंग से नगर को बसाया गया था। तो ये बिना नगर पालिका संगठन के संभव नहीं हो सकता है। कोई ऐसा संगठन रहा होगा ना जो इन नालियों की इनके रख रखाव किया करता था, इनके साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता था। और मकान जो थे, जितने मकान थे वो गली की तरफ खुलते थे, उनके गेट सिर्फ लोथल को छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीजें कोई नगर पालिका संगठन रहा होगा जिसने इसको ऐसे सुनियोजित ढंग से बनाया था। तो जनतंत्रात्मक था। फिर नगर प्रशासन क्यों था ये हमने देख लिया, नगर पालिका क्यों था ये देखा। फिर आगे इसके बाद सामाजिक संरचना में देखेंगे। समाज था वो वर्णों में विभाजित ना हो, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे तो वर्णों में विभाजित था। समाज विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, शूद्र, ऐसे विभाजन आगे को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर वर्गों में विभाजित था। वर्गों में कैसे? जैसे पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, किसान वर्ग थे, मध्यवर्गीय वर्ग में आते हैं किसान वर्ग थे। उसके बाद फिर निचला तबका था जो सामान्य वर्ग में आता था, जो मतलब कुम्हार थे, राजगीर मिस्त्री थे, ये सारे क्या थे? जनसामान्य में आते थे, जो शिल्पकार थे, ये लोग थे। तो ऐसे वर्गों में विभाजित था, जिसका जैसा काम था उसको उसी वर्ग के अनुसार विभाजन हो रखा था। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है जातिवाद का कोई संकेत नहीं मिलता है। और उसके बाद महिला पुरुष दोनों रहते थे यहाँ पर, और दोनों मिलजुल के सहयोग से अपना काम करते थे। उसके बाद फिर सुविधाएं, संस्कृति, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। उसके बाद धार्मिक में देखेंगे बहुदेववाद था। बहुदेववाद इसलिए था क्योंकि वहां पे पत्थर प्रस्तर की मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद फिर आकृतियां मिली हैं कई सारे वृक्ष, इसके पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं, नाग पूजा, जल पूजा, इन सबके साक्ष्य मिले हैं। तो बहुदेववाद रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुदेववाद था। फिर मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है, प्रकृति पूजा का साक्ष्य मिला है। तो ऐसा। फिर आर्थिक पक्ष में हम देखेंगे, उद्योग देखेंगे। उद्योग में हम देखेंगे मन का उद्योग था, सीप उद्योग था, बालाकोट से सीप उद्योग है। मन का उद्योग के कारखाने मिले हैं, 2 स्थल थे, लोथल चनहुदड़ों से मिला था। सीप उद्योग का कारखाना कहाँ से मिला? सीप उद्योग और शंख उद्योग का साक्ष्य मिला था, बालाकोट से मिला था। कृषि का हम देखते हैं, कृषि प्रधान सभ्यता थी, ये शांति प्रधान थी, कृषि प्रधान थी। उसके बाद पशुपालन, इसका सेकंड, पशुपालन दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा है आर्थिक विकास में। फिर व्यापार जो था, व्यापार अंतरराष्ट्रीय था। आंतरिक और व्यापार जो देखते हैं यहाँ पे, व्यापार मैंने लिखा है, व्यापार को अलग से यहाँ पे कर रखा है। तो व्यापार जो था आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार होता था। बाह्य व्यापार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। व्यापार में क्रय विनिमय प्रणाली यूज होती थी। वहां पे मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी कि वस्तुओं को, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदला जाता था, ऐसा होता था। जानवरों से बदले जाते थे, विपणन बोलते हैं। फिर शिल्प कला थी। शिल्प कला में जैसा कि हम देखते हैं, शिल्प कला बहुत ही उत्कृष्ट वो मिलते हैं, मोहरे मिली हैं। फिर मृदभांड देखते हैं, मृदभांड को कितने अच्छे से चित्रित ज्यामितीय संरचनाएं उस पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर राजगीर मिस्त्री रहे होंगे वहां पर। शिल्प आर्थिक में देखेंगे राजगीर मिस्त्री, मकानों का संरचना देखने, हर घर में कुआं था, और उसके बाद स्नानागार थे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वहां पर राजगीर का भी बड़ा योगदान। फिर लिपिकार थे, लेखन शैली का विकास यहाँ से हुआ है। हालांकि हम जो लिपि है यहाँ की अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, चित्राक्षर लिपि है, जबकि मेसोपोटामिया की कीलाक्षर है। तो इसमें बोस्ट्रोफेदन मेथड से पद्धति यूज होती थी लिखने के लिए, यानी दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। बोस्ट्रोफेदन का मतलब होता है, बोस्ट्रो मतलब बैल से, फेदन मतलब फेरा का वो होता है। तो मतलब बैल का जो फेरा होता है, जैसे इधर से आया फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे। तो ऐसे लिखिए। इसको गोमूत्रिका भी बोलते हैं, गोमूत्रिका। तो ये सारी चीजें थी लिपकार में। फिर व्यापार में आंतरिक व्यापार था। आंतरिक व्यापार में जैसे कोलार, कठियावाड़ा, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें, ये जगह थी जहां से बहुमूल्य पत्थर और कीमती पत्थरों को, और उसके बाद फिर मणि को, सीसा, तांबा के, जैसे खेतड़ी राजस्थान बहुत ही फेमस है तांबे के लिए, वहां से तांबा आता था। और कश्मीर, काठियावाड़ा से बहुमूल्य पत्थर आते थे। तो ये सारी चीजें आंतरिक व्यापार में आती। कोलार से सोना आता था, मैसूर कोलार कर्नाटका में। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम देखेंगे सारगोना का अभिलेख है। सारगोना के अभिलेख में 3 जगह का वर्णन आता है कि 3 जगह के जहाज जो थे
वो आते थे। और जैसा कि सिंधु सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है, तो इस वजह से, और उसके बाद यहाँ पे जो जहां नाविकों का देश इसलिए कहा, यहाँ नाव जो जल मार्ग से व्यापार होते थे, और अफगानिस्तान में व्यापारी बस्तियां बसाई गई थी, तो इस वजह से उसमें सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से कहा गया है। फिर उसके बाद मगन जो है, मगन को मकरान तट, या फिर कुछ लोग कहीं कहीं पर ओमान या आख्यान से जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर दिलमुन को बहरीन से जोड़ा गया, जिसको सफेद हाथियों का देश कहा गया था, साफ सुथरा देश कहा गया है। तो ये 3 राजस्थान थे। मगन और दिलमुन जो थे वो मध्यस्थता करते थे, एक जगह से जहाज आते थे दूसरी जगह के आते थे, बीच में मध्यस्थता होती थी। अफगानिस्तान में बस्तियां थी ही, तो ये सारी चीजें थी। इसके बारे में आगे डिटेल्स है। फिर उसके बाद मोहरे जो थी, मोहरे बहुत ही, जो मोहरे थी इसकी बहुत ही, जो उसपे लघु लेख लिखे हुए थे, और उसपे चित्रांकन था, जैसे भैंस का, बाघ का, और इन सारे हिरण का, इनका चित्र अंकित मोहरे थी। हाथी का, हालांकि सिंह का जो अंकन है, सिंह, शेर और सिंह का जो अंकन है वो मेसोपोटामिया के उसमें मिलता है, लेकिन भारत के मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन परिचित, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उससे परिचित थे, लेकिन उसका अंकन देखने को नहीं मिलता। फिर लिपि लेखन शैली का विकास ही यहीं से हुआ है, हड़प्पा से ही हुआ है। तो लेखन शैली का विकास कहाँ से हुआ? हड़प्पा से हुआ है। तो लिपिकार रहे होंगे, और जो मोहरे थी अराउंड 2500 के आसपास मोहरे मिली हैं, जिसमें से 1200 मोहरे अकेले मोहनजोदड़ो, सर्वाधिक मोहरे जो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। और उसके बाद हड़प्पा से सबसे ज्यादा अभिलेखीय मोहर, जिस पर लेख लिखे हैं कुछ न कुछ, वो वहां से कहां से मिली है? वो हड़प्पा से मिली है। और लिपि में सबसे ज्यादा यो अक्षर और मछली के आकार, मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा अंकन पाया गया है, और अराउंड 400 के आसपास मतलब चित्राक्षर हैं। तो ये सारी चीजें हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापार, लिपि, मोहरे, इनमें यही हमें पढ़ना है आगे। तो जैसा कि अब हम देखते हैं नगर नियोजन को। सबसे नगर नियोजन उत्कृष्ट था, सुनियोजित एवं ग्रेड पद्धति पर आधारित था। ये कुछ वर्ड हैं जो कहां से हैं, ये उत्कृष्ट, सुनियोजित एवं ग्रेड पद्धति, ये अपने आप में वर्ड एक वो है, अपने आप में एक परिभाषित वर्ड है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसे ही वर्ड देखने को मिलेंगे। तो उत्कृष्ट, सुनियोजित एवं ग्रिड पद्धति पर आधारित था, और इनकी जल संचय प्रणाली बहुत अच्छी थी। शायद इसको मैंने कहीं मेंशन किया, लेकिन जैसा कि हमने 16 जलाशय देखे थे वहां पे धौलावीरा में, देखते हैं 16 जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए इनकी जल संचय प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद फिर नगरीय की सभ्यता थी, जल निकास प्रणाली एवं जल संरक्षण पद्धति सुव्यवस्थित मानी गई है। उसके बाद नगर जो है मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। दुर्ग व निचला नगर में विविधता। कुछ स्थल ऐसे थे जो एकल एवं त्रिस्तरीय विभाजन था, एकल विभाजन और त्रिस्तरीय विभाजन का साक्ष्य मिलता है। फिर सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। त्रिस्तरीय विभाजन हमने धौलावीरा में देखा था, एक मध्य था, मध्य के ऐसे था, और यहीं पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला था धौलावीरा में, तो ऐसा था। उसके बाद फिर एकल हम देखते हैं, लोथल में देखते हैं। फिर उसके बाद सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी। मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ा राजपथ से चौड़ी सड़क का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ा राजपथ का साक्ष्य मिला है। सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और नगर यहीं पर बसाए गए। यहाँ पे घर थे, उनके बीच में गलियां थी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मोहनजोदड़ो में 10 मीटर राजपथ। फिर हर घर में कुआं होता था, स्नानागार होते थे, हर घर में उस टाइम स्नानागार होते थे, रसोई होती थी, आंगन होते थे, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, 2 से 4, 6 जो भी होते थे। उसके बाद सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बहुमंजिला घर रहे होंगे, जैसे 1 या 2 से ज्यादा तल्ले के घर रहे होंगे। फिर धौलावीरा में 3 भागों में चनहोदड़ो कोई, जो धौलावीरा जैसे कि हम ऊपर देखे हैं, यहाँ पे त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ देखे हैं, 3 भागों में विभक्त था। चनहोदड़ो में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, जो चनहोदड़ो था उसमें कोई रक्षा प्राचीर देखने को नहीं मिलता, ऐसे ही सिंपल। उसके बाद फिर
कालीबंगा अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। कालीबंगा जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है, ये पूछा जाएगा, इसको याद रखना कौन से। कालीबंगा अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा था। तथा लोथल और सुरकोतरा, लोथल और सुरकोतरा क्या था, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। एकल वो कहां से मिलता है, लोथल और सुरकोतरा। सुरकोतरा वही स्थल है जहां पे घोड़े का अस्थिपंजर मिला है, पूर्ण कंकाल। ठीक है। फिर राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे, संभवतः शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं नगर प्रशासन, नगर पालिका संगठन द्वारा संचालित माना जाता था, जैसा कि हमने ये अभी बताया पहले। उसके बाद फिर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है, इस वजह से नहीं, क्योंकि इसके बारे में लिपि जो है उसको पढ़ी नहीं जा सकी है, इस वजह से भी शायद नहीं मिलता है। इसलिए बाकी चीजों में जैसे धार्मिक उसमें भी अभाव है कि क्या कैसा था, लौकिक धर्म था, लौकिक था, ये चीज। उसके बाद फिर पिग्गट ने कहा है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी बताया है। पिग्गट ने कहा है जो हड़प्पा है, ये नदियां बहती थी उसकी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो पिग्गट ने कहा है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वो संयुक्त राजधानी माना है। तो इधर मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे हड़प्पा था, तो इसका मतलब था कि जो इधर के भाग थे उस पे हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से वो माना जाता है सबसे बड़ा, मतलब संरचना मानी जाती है। उसके बाद फिर इधर के वाले क्षेत्र में क्या था, जैसे त्रिकोणीय विभाजन था, तो हमने त्रिकोणीय विभाजन देखा था। तो इसपे जो हड़प्पा था, हड़प्पा का मानना था कि हड़प्पा वाला हिस्सा ये सॉरी मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा ये था और ये ऐसे था कुछ विभाजन, तो इसीलिए इसको अलग अलग राजधानी माना गया कि इधर की राजधानी ये नहीं होगी, ये पिग्गट का मानना था, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, प्रमाण पूरी तरह से, ये पिग्गट का वो था। फिर उसके बाद हंटर ने जनतंत्रात्मक व्यवस्था माना है। फिर सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग में, जैसा कि व्यापारी वर्ग, उसके बाद व्यापारी वर्ग में था। फिर तीसरा वर्ग व्यापारी वर्ग में देख, पुरोहित और व्यापारी वर्ग में व्यापारी थे, कारीगर थे, शिक्षक, जुलाहे, किसान आदि थे, जो मध्यम वर्ग इसको बोलते हैं। पुरोहित वर्ग के बाद व्यापारी वर्ग कहें या मध्यम वर्ग, इसको मध्यम वर्ग कह सकते हैं, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में आता था व्यापारी, कारीगर, शिक्षक, जुलाहे, किसान, ये सारे चीजें से शिल्पकार थे ये सारे। उसके बाद जन सामान्य में आते थे जो मजदूर थे या फिर जो दास रहे होंगे, जो बाकी काम करते थे, तो ये सारे थे। समाज वर्गों में विभाजित था, ना कि वर्णों में विभाजन देखने को मिलता है। फिर समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी, मात्र सत्तात्मक परिवार माना जाता है, क्योंकि यहाँ मात्र देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं, उनके पूजा के साक्ष्य मिले हैं, उर्वरकता की देवी की मूर्ति मिली है, जैसा कि ये सब इन सब की वजह से इसको मात्र सत्तात्मक माना जाता है। उसके बाद समाज वर्गों में विभाजित था, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता, वही सारी चीजें दोबारा हो गई हैं। फिर उसके बाद शांति प्रधान सभ्यता थी, शांति प्रधान सभ्यता मानी जाती है क्योंकि युद्ध का साक्ष्य नहीं मिलता है और वो हथियार भी नहीं मिले हैं कहीं से, तो इसी वजह से शांति प्रधान सभ्यता मानी जाती है। खान पान में देखते हैं, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। उसके बाद आभूषण एवं वस्त्र में सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे, जैसा कि सूती और ऊनी, सूती वस्त्र, कपास की सबसे पहले खेती हमने देखी है मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में साक्ष्य मिले थे। तो सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है। खान पान में हमने देखे शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, और जैसा कि वो खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक, फिर उसके बाद नगरीय व्यवस्था में आ जाते हैं वो, तो इसी वजह से इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उसके बाद आभूषण एवं वस्त्र पहनते थे, सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे, स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। उसके बाद हड़प्पा से जैसे आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं, उसके साक्ष्य देखिए यहाँ पर लिखा है फिर से, हड़प्पा से काजल, श्रृंगार दान, मोहनजोदाड़ो से अंडाकार चांदी चूड़ियां मिली है मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद नवसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला, जैसा कि हमने पिछले जब महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा था तो उसमें देखा था। और उसके बाद
चर्मोद्रोण से लिपस्टिक, कंघा, इत्र एवं अंजन सालिका जिसमें समान सौंदर्य प्रसाधन का सामान रखा जाता था, ये सारी चीजें मिली हैं। उसके बाद हम देख ही चुके हैं मनका था, सीप उद्योग, ये सारी चीजें बनती थी, तो उन सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं स्थल में। फिर मनोरंजन में देखें, पासा खेलना, नृत्य संगीत था, शिकार करते थे लोग, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, ये सारे इनको मनोरंजन के। पासा खेलना मतलब शतरंज का खेल, इतना पुराना शतरंज पहले ही था। फिर स्त्रियों की दशा कैसी थी, एक उस लाइन में है, तो मात्र प्रधान मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य से पता चलता है। लेकिन नकारात्मक एक चीज क्या है, ये अनुमान ही है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो नकारात्मक में सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिला, लोथल में 3 युग्म एवं कालीगंगा में 1 युग्म समाधान मिला, मतलब स्त्री पुरुष को साथ में दफनाया गया था, समाधान का साक्ष्य मिला था। तो कहां से मिला है, 3 तो कहां से मिले हैं, 3 मिले थे लोथल से और 1 मिला है कालीगंगा से। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि सती प्रथा का साक्ष्य इसको कहा जाता है, जबकि बाकी वैसे कोई साक्ष्य पूर्णतः मिला नहीं है सती में, ये नकारात्मक ही। उसके बाद फिर धार्मिक जीवन में देखते हैं, मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। बहुदेववाद था, जैसा कि हमने कहा, बहुत लोग जिससे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ एक मोहरों पे अंकन मिला है, और पशुपतिनाथ जो नाम है ये जॉन मार्शल ने दिया था। फिर मूर्ति पूजा को साक्ष्य मिलता है, इतनी सारी मूर्तियां, माता देवी की मूर्तियां, उर्वरता देवी की मूर्तियां, सारी प्रकृति पूजा होती थी, जल वृक्ष पशु नाग आदि की पूजा होती थी। फिर इसके बाद कुछ अनेक लिंग, योनि, स्वास्तिक चिन्ह, ये सारी चीजें जिनकी आकृतियां पत्थर पे उकेरी गई थी, शायद ये पूजा धार्मिक उसके अनुष्ठान के लिए नहीं होगी, तो इनकी भी पूजा होती रही होगी। फिर मातृ देवी की पूजा मोहनजोदाड़ो में मिलती है, मातृ देवी की मूर्तियां। उर्वरता देवी जो है हड़प्पा में मिला था इनका साक्ष्य। और उसके बाद कांसे की मूर्तियां मिली थी, नर्तकी की मूर्ति, वो सारी चीजें अलग है। तो उसके बाद पशुपति मोहनजोदाड़ो में एक मोहर पर अंकन है, मोहनजोदाड़ो में एक मोहर पे पशुपतिनाथ का अंकन है। तो उसमें क्या है, क्या कौन कौन से जानवर है, पूछ सकता है एग्जाम में, कौन कौन से जानवर थे, या मिलाने को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हाथी था, बाघ था, सिंह नहीं था, बाघ था। सिंह का साक्ष्य मोहरों पे नहीं मिला, सिंह का अंकन नहीं है, बाघ का अंकन है। उसके बाद गेंडा, जिसको एक श्रृंगी पशु माना जाता है शायद। उसके बाद भैंसा व 2 हिरण तथा पीपल के नीचे ये बैठे हुए हैं। तो ये जानवर थे जो उसमें पाए गए। उसके बाद वृषभ पूजा, जो इनका वृषभ जो है कुबड़ वाला सांड जो था, इनका धार्मिक प्रतीक माना जाता है, जैसा कि एक श्रृंगी पशु जो गैंडे को वाला बोला, जैसे इनकी पूजा होती थी। तो धार्मिक जीवन में यही था, ऐसे ही इनकी पूजा किया करते थे। फिर आर्थिक जीवन में आ जाते हैं। आर्थिक जीवन में कृषि प्रधान सभ्यता थी, बड़े बड़े कोठार अन्नागार मिले हैं, तो उससे माना जाता है कृषि उस समय बहुत ही वो थी। और ये कृषि सिंधु व सहायक नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन थी। सिंधु और इसके किनारे जितनी उस समय वर्षा भी होती थी अच्छी खासी, उसके बाद बाढ़ की वजह से भी वो भूमि काफी उपजाऊ मानी जाती थी, तो वहां पर इनकी खेती अच्छी खासी होती थी। अधिशेष उत्पादन होता था, यानी उनको उसके लिए अन्नागार बनाए गए थे जहां पर ये रखते थे, और उससे व्यापार भी होता था। फिर आर्थिक विकास का मूल आधार कृषि को माना जाता है। उस समय टाइम में तांबे की अपेक्षा कांसे का उपकरण अधिक मजबूत। तांबे जो तांबा था, ताम्र पाषाण युग में हमने देखा था तांबे की खोज हुई थी, उसके बाद इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तांबे और टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाई गई, कठोर धातु, जो क्या थी, कांसा थी। और कांसे का उपयोग यहाँ पर भरपूर किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांसा था वो काफी तांबे से मजबूत था। तांबे से कोई चीज बनाई नहीं जा सकती, मतलब जो बनाते थे औजार वो उतना सक्षम नहीं थे जैसा कि आज के टाइम में लोहे का है। तो जब यहाँ पे लोहे का हम देखेंगे, जब लोहे की खोज होती है उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आता है, खेती में उसका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ जाता है, और जिससे आगे जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद तांबे की अपेक्षा कांसे के उपकरण अधिक मजबूत व उपयोगी थे। फिर हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पाई लोग थे लकड़ी के हल का साक्ष्य कहां से, बनवाली से मिला है, मिट्टी का हल का खिलौना मिला था। तो ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते रहे होंगे, शायद बैल से या फिर खुद खींचते रहे होंगे। फिर सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पाई लोगों को जाता है। 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कपास उगाया गया था, जो आजकल पाकिस्तान में है मेहरगढ़। फिर गेहूं, जौ, मटर, बाजरा, कपास, सरसों, राई, तिल, दालें आदि ये उगाते थे, इससे परिचित थे, इतने तरह के अनाज से।
एक साथ दो अनाज के साक्ष्य मिले हैं, दो अनाज एक साथ उगाने का साक्ष्य मिला है। फिर कालीबंगा में जुते खेत का साक्ष्य मिला है। कुंड या हल, कुंड जिसको बोलते हैं कुंड का या हल रेखा का साक्ष्य मिला है। फिर उसके बाद लोथल में चावल व बाजरे का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में भूसी का साक्ष्य मिला था, हम पहले देख चुके हैं। बनवाली में सबसे अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। मिट्टी का बना हल, पत्थर की हंसिया का साक्ष्य मिला है। रोजदी में रागी ज्वार का साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि जो रागी था इससे परिचित नहीं थे, तो इसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ज्वार का है। फिर उसके बाद ये गन्ने से परिचित नहीं थे, जो गन्ना था, गन्ने की खेती का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे याद रखें कि गन्ने का साक्ष्य नहीं मिला है, गन्ने का साक्ष्य। सिंध सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, अनार, नींबू से परिचित थे। ये कुछ ऐसी चीजें अलग फसलों से था, इनसे परिचित थे। तरबूज, खरबूज, अनार, नींबू इनसे परिचित थे। फिर कुएं व जलाशय, धौलावीरा से सिंचाई किया जाता। धौलावीरा में सिंचाई, कुएं व जलाशय से सिंचाई किया जाता था। जैसा कि जो जलाशय है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में देखने को मिलता है। 16 तालाब है, तो इनकी जो जो जल संचय प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, और वो जल को एकत्रित करते थे वर्षा जल के, और उसी से सिंचाई किया करते थे। नहरों का साक्ष्य नहीं मिलता है कि नहरों से सिंचाई की जाती होगी, क्योंकि नहरों का जो साक्ष्य है वो सोरतागोई और मुंडई का अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। जो हड़प्पा, जब हम हड़प्पा स्थल पढ़ते हैं तो उनमें उन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन वो उसी टाइम हड़प्पा के टाइम के ही स्थल है। फिर धौलावीरा कुएं व जलाशय से सिंचाई किया जाता था। ये चीजें होगी। और उसके बाद फिर क्या कह रहा था, इसमें मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो में करीब 700 कुएं मिले थे। 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं उत्खनन में। मोहनजोदाड़ो से 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें थी कृषि के बारे में, इससे ज्यादा वो नहीं। फिर यहाँ पर लकड़ी का हल अधिशेष उत्पादन, यहाँ पे देखिए अधिशेष उत्पादन होता था, उसी से जनसंख्या वृद्धि हुई। जैसा कि मोहनजोदाड़ो में वो है कि वहां पे जब हम पतन भी देखेंगे पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ विद्वानों का मत था कि वहां का जो पतन है वो जनसंख्या वृद्धि की वजह से हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो में माना जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या के लोग रहते थे। फिर जनसंख्या वृद्धि हुई अधिशेष उत्पादन से। फिर व्यापार में वृद्धि हुआ, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुआ, और इसका जो रिजल्ट था वो नगरीकरण में हुआ। जैसे कि उसके बाद नगरीकरण हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसा कि वैदिक संस्कृति को हम पढ़ेंगे तो एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। तो जो पतन हुआ है वो कहते हैं कि धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता की ओर चले गए, तो इस वजह से पतन हुआ है। वो आगे हम पतन में देखेंगे क्या क्या है। फिर सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पाई लोगों को जाता है। गेहूं, जो ये सारी चीजें होंगी। सिंधु सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, अनार, नींबू से परिचित थे। कुएं व जलाशय, धौलावीरा से सिंचाई किया जाता था। ये सारी चीजें हैं। इसको एक बार पढ़ लेना खुद से, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो। फिर पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन का विशेष महत्व माना जाता है। कृषि के साथ पशुपालन का विशेष महत्व माना जाता है। कृषि जो है, कृषि प्रधान सभ्यता थी, और कृषि के बाद अगर दूसरा कोई सबसे वो था तो पशुपालन था। पशुधन एक तरह से था वो। पशु के अदले बदली की जाती थी, उनका उपयोग किया जाता, मांस के रूप में उपयोग किया जाता था। फिर कृषि, परिवहन, खाद्य में क्रय विक्रय यानी विपणन में प्रयोग होता था। फिर बैल, गाय, देखिए किस किस जानवर से परिचित थे। ये पालतू जानवर नहीं है, परिचय किस किस से था इनका। इसमें जो पालतू लाए गए जानवर उनको आप समझ सकते हैं। तो बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बारहसिंगा, बाघ, सुअर, सिंह नहीं है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, भेड़, बकरी से परिचित थे। सिंह से भी परिचित थे, मोहरों पर अंकर नहीं है सिर्फ उनका। तो इसमें पालतू कौन कौन से थे? इसमें पालतू थे बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, और उसके बाद बिल्ली, सुअर, हाथी, घोड़े का। ये घोड़े का साक्ष्य मिलता है सुरकोटला से, रानागुंडई से। उसके बाद फिर मोहनजोदाड़ो में जो ऊपरी सतह है उस पर भी घोड़े का साक्ष्य मिला है, और उसके बाद लोथल से मिलता है। तो घोड़े का साक्ष्य मिलता है, लेकिन इसको अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं मानी गई है। अगर ऐसा लिखा अश्व केंद्रित मतलब पूरी तरह से अश्व पे निर्भर नहीं थे।
फिर ऊंट के साथ ऊंट की हड्डी मिली है, खच्चर है, भेड़ बकरी से परिचित थे, ये सारी चीजें थे। उसके बाद देखते हैं कौन से जानवर। सुरकोटला में घोड़े का कंकाल मिला है, राणा गुंडई से घोड़े का दांत मिला है, लोथल व रंगपुर से घोड़े की मूर्ति मिली है टेराकोटा की, कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। तो ये चीजें लोथल और रंगपुर से घोड़े की मूर्तियां मिली है, और मोहनजोदाड़ो से भी इसके ऊपरी सतह पे साक्ष्य मिले हैं उसके घोड़े का। जो सबसे ऊपरी सतह जो उत्खनन में हुई, जो खुदाई होती है इसमें ऐसे ही तो होती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो जैसा कि जब हम उसको देखते हैं, अभी राखी गढ़ी के बारे में पढ़ रहे थे, तो करीब वहां 152 घरों को शिफ्ट किया गया था, करीब 152-150 के ऊपर घरों को शिफ्ट किया गया सिर्फ उत्खनन के लिए। अब क्या है कि जो खुदाई है उसमें प्रॉब्लम होती है, खुदाई हो तो कुछ और भी पता चले क्या सभ्यता थी, हो सकता है उससे इससे भी पुरानी सभ्यता कोई निकल के आए। लेकिन जो क्षैतिज खुदाई और लंबोत खुदाई है उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसमें कोई नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे पानी मिल जाता है, अब पानी के नीचे नहीं है, और उसके बाद फिर जब आगे खुदाई करते हैं तो पता चलता है यहाँ पे बस्तियां हैं, तो उसके आगे नहीं जान पाते कि क्या है, इसके आगे क्या है। तो इसी वजह से लंबोत और क्षैतिज दोनों खुदाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। और धीरे धीरे जैसे 152 राखी गढ़ी में राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है जो 2020 बजट में था, आदिचनल्लूर शिवसागर असम में, और आदिचनल्लूर में है, धौलावीरा में, ये 4 स्थल थे ऐसे जहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है। और राखी गढ़ी में 152 घरों को, 152 प्लस घरों को शिफ्ट किया गया था उत्खनन के लिए। फिर राणा गुंडई घोड़े का दांत, ये गाय घोड़ा ऊंट का मोहरों पर अंकर नहीं मिलता है, इनके अंकर मोहरों पर नहीं मिलते हैं। फिर सिंह का अंकर मेसोपोटामिया मोहर पे मिलता है, लेकिन भारत की सिंधु सभ्यता के किसी मोहर पे अंकर नहीं मिलता भारत का। फिर कोबड़ बैल सबसे प्रिय पशु माना जाता था, और जबकि जो कोबड़ बैल जो है ये धार्मिक प्रतीक के रूप में था, इसीलिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता था। दूसरा सबसे प्रसिद्ध था एक संगी मतलब गैंडा। फिर रोजदी में हाथी का साक्ष्य मिला है, कपालखंड मिला था यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जैसे पशुपालन में ये था, बस उसमें ये याद रखना है, घोड़े का साक्ष्य बहुत वो है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कहाँ कहाँ से मिला घोड़े का साक्ष्य, कालीबंगा ऊंट और घोड़े का साक्ष्य, और किसका अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। फिर सिंह कोबड़ कौन सबसे प्रसिद्ध हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य, लोथल से चावल बाजरे का साक्ष्य, रंगपुर बनवाली रोजदी, ये इंपॉर्टेंट है। रागी का साक्ष्य नहीं मिला, फिर गन्ने का साक्ष्य है वो। उसके बाद फिर ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, बहुदेववाद था, ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। फिर उसके बाद शिल्प एवं उद्योग तकनीक में देखते हैं। शिल्प उद्योग जैसा कि कपास से परिचित थे, और कपड़े पर रंगाई के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हम 7 नगरों और स्थलों को 7 नगरों को जब पढ़ रहे थे उसमें हम देखा था कई जगह से रंगाई कुंड मिले थे, कपड़े पर छाप मिले थे। तो ये कपड़ा उद्योग था इनका, सूती ऊनी खाद एवं कढ़ाईदार वस्त्र थे, कढ़ाई तिपतिया साल ओढ़े, मोहनजोदड़ो में जो सेलखेड़ी की मूर्ति मिली थी पुरोहित की, तो उस पर देखने को मिलता है। एक मिनट देखो चल रहा है पीछे। फिर उसके बाद कपड़ा उद्योग सूती ऊनी सादा एवं कढ़ाईदार वस्त्र थे। फिर मृदभांड जो था, मृदभांड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे काले रंग का और लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। लाल रंग पे काले रंग की ज्यामितीय संरचनाएं बनाई गई थी फूल पत्ती टाइप में। तो इस वजह से मिट्टी एवं धातु बर्तन, हाथ और चाक का इस्तेमाल होता था। मनका एवं सीप उद्योग सोना चांदी मणि पत्थर मिट्टी गोमेद आदि का उपयोग करते थे लोग। उसके बाद शिल्पकार थे, स्वर्णकार थे, जो मतलब आभूषण बनाते थे, नाव बनाने वाले थे, नाविकों का देश कहा जाता था। लिपिकार थे, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से मिला है, और लघु लेख ज्यादातर जो लेख मिले हैं जैसे 400 चित्राक्षर जो मिले हैं वो सारे के मोहरों से सर्वाधिक लेख मिले हैं। तो उसके बाद तो लिपिकार थे। फिर राजगीर भवनों के बारे में हम देख चुके हैं, कितना सुनियोजित ढंग से नगर को बसाया गया था, सीढ़ियों का इस्तेमाल हुआ था, बहुमंजिला घरों का वो था। तो इसी वजह से राजगीर रहे होंगे, निचला और दुर्ग ऐसे गढ़ी को बनाया गया था। तो इस वजह से फिर कुम्हार रहे होंगे, क्योंकि मृदभांड जो है बहुत ही
पॉलिशदार मृत भांड थे, हाथ से निर्मित मृत भांड से, चाक से निर्मित मृत भांड से। तो कुम्हार रहे होंगे, जगह जगह भट्टियां मिली हैं। तो इसी वजह से फिर उसके बाद व्यापार में देखेंगे आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था उस समय। आंतरिक व्यापार में हमने बताया जैसे कश्मीर, कठियावाड़ा, कोलार और उसके बाद अफगानिस्तान, ये सारे कुछ स्थल थे जहाँ से, बलूचिस्तान, ये सारे जहाँ से व्यापार होता था। और मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। मिस्र, मेसोपोटामिया के साइड व्यापार होता था। तो इस वजह से मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, यहाँ सबसे ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे व्यापारिक स्थल थे। अब तो यहाँ से व्यापार होता था। बाह्य व्यापार में ये सारे थे। अब उसके बाद देखते हैं सोना। देखिए कहाँ से, जो बहुत मुख्य धातु थी वो कहाँ से व्यापार होकर आए थे। तो सोना जो था अफगानिस्तान, फारस से और कर्नाटक, ये तो आप समझ सकते हैं ये बाह्य, ये आंतरिक है, बाकी ये दो बाह्य हैं। फिर चांदी ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान। तांबा खेतड़ी राजस्थान बहुत ही फेमस है तांबे के लिए। उसके बाद बलूचिस्तान है। फिर टिन ईरान, अफगानिस्तान टिन के लिए बहुत फेमस था। फिर फिरोज ईरान से आता था, फिरोजा। फिर लाजवर्द मणि, बदख्शा एक स्थल है अफगानिस्तान में, वहां से आता है। फिर मेसोपोटामिया से है। तो लाजवर्द मणि थी। उसके बाद फिर शंख एवं कौड़िया थी, गुजरात और दक्षिण भारत से। गुजरात, शंख और कौड़िया सबसे ज्यादा दक्षिण भारत गुजरात से आती थी। फिर गोमेद जो था वो भी गुजरात से आता है। जो गोमेद जो देखा जाए तो पुखराज की तरह होता है गोमेद। फिर सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। फिर कश्मीर एवं कठियावाड़ा से बहुमूल्य पत्थर, बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर निकलते हैं कठियावाड़ा से और कश्मीर से आते थे। यहाँ से भी सेल खड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से सेल खड़ी। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लेना। जैसे ये पूछा गया है तांबे के बारे में, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान के तांबा कहाँ से मिलता है, तो उसमें स्थल दे दिया गया था, खेतड़ी का नाम था। तो ये लाजवर्द मणि जो है, लापिस लजूल, अगर कहीं पर वर्ड देखने को मिलता है, लापिस लजूल की खान थी तो वो इसीलिए फेमस था। तो यहाँ पे लाजवर्द मणि जो थी वो लापिस लाजूल खान से निकलती थी। लापिस लाजूल, लापिस लजूल, हाँ लापिस लजूल। फिर अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियां बसाई गई थी। ये देखिए लाजवर्द मणि जो है, लापिस लाजूल का व्यापार दूर तक फैला था। लाजवर्द मणि का व्यापार बहुत सुदूर तक मतलब सुदूर व्यापार होता था इसका। सुदूर मतलब दूर दूर तक इसका व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है, जैसा कि नाविकों का देश इसे कहा गया है। जलमार्ग से व्यापार, स्थल मार्ग से व्यापार होता। जलमार्ग से ऐसे पता चल जाता है कि नाविकों का देश है, तो जलमार्ग से व्यापार होता था। और स्थल मार्ग के साथ मिलते हैं बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी मिली है, तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रमार्ग से भी व्यापार होता था। उसके बाद एक अभिलेख मिला है, फारस की खाड़ी में मिला था, मेसोपोटामिया का अभिलेख बोलते हैं, या फिर फारस की खाड़ी में अभिलेख मिला है 2350 ईस्वी में, तुर्की का अभिलेख बोलते हैं इसे। तो इसमें 3 देशों का वर्णन मिलता है। इसको मोस्टली तुर्की का ही अभिलेख कहिए। उसके बाद मेलुहा, सिंधु सभ्यता। फिर मगन एक है, मकरान तट, कहीं पे मकरान तट देखने को मिलता है। या फिर ओमान जिसको पहले आख्यान कहा जाता था, तो ये है। और उसके बाद दिलमुन, बहरीन जो ये मध्यस्थता करते थे। ये दोनों देश जो है मध्यस्थता का काम करते थे। अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियां थी और ये मध्यस्थता का काम करते थे। बहरीन को सफेद हाथियों का देश कहा गया है, साफ सुथरा देश कहा गया है। तो ये दिलमुन, बहरीन इनका नाम था। इन तीनों नामों का वर्णन सारगोन अभिलेख में है। और उसके बाद मोहरे देख लेते हैं। सारगोन अभिलेख में इतना ही है और कुछ नहीं। फिर मोहरे देखते हैं। हड़प्पा की सर्वोत्तम कलाकृति मोहरे थी। मोहरे, उस पे लघु लेख मिले हैं और उस पे अंकन भी मिला है पशु पक्षी और पेड़ पौधों का। तो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से, मैंने बता दिया, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से मिला है। और यहाँ से 1200 के आसपास कहाँ से मोहर मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो मेसोपोटामिया की मोहरें मानी जाती हैं। 5 बड़ी बेलनाकार मोहरें मिली थी, उसके बाद छोटी बेलनाकार मोहरें मिली थी, ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो
मोहनजोदाड़ो से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। फारस की खाड़ी की मोहरें मिली थी। जो फारस की मोहरें थी उसमें 2 राक्षसों का अंकन था, तो 2 राक्षसों के मुख का अंकन है, तो वो फारस की मोहरें थी। और जो मम्मी का मॉडल मिला था वैसे टेराकोटा में ऐसे, तो वो किसको संकेत करता है? मिस्र को संकेत करता है। उसके बाद सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई थी। सर्वाधिक जो मोहरें थी वो किसकी बनी थी? सेलखड़ी थी से बनी थी। उसके बाद चर्ट फिलंट और जस्पर से भी बनी मिली है। चर्ट फिलंट गोमेद और इनसे मोहरें इनकी बनी मिली है। फिर अधिकांश पर लघु अभिलेख, साथ में जानवरों की आकृति है, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इनका अंकन देखने को मिलता है। फिर मूर्तियों में आते हैं। कांस्य की मूर्ति, पत्थर, सेलखड़ी, ये मूर्तियां किसकी किसकी बनाई जाती थी इस पर ध्यान दीजिएगा। जगह स्पेस कम इस वजह से हमने पूरे डिटेल्स में नहीं लिखा है। हम इसके मूर्तियों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ से कौन सी मूर्तियां मिली हैं। जैसे तिपतिया साल ओढ़ी जो मूर्ति मिली है पुजारी की, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। माता देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरता देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। इन सारे नर्तकी की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जिसके मतलब उसका पूरा हिस्सा नग्न अवस्था में थी, लेकिन उसका पूरा हिस्सा है सिर्फ उसके पांव जो है शायद उत्खनन में या फिर कैसे भी टूट गया होगा, नष्ट हो गया था। पांव का जो ये वाला हिस्सा है ये वाला टूटा हुआ है, बाकी पूरी की पूरी मूर्ति मिली है। फिर कांस्य, पत्थर, सेलखड़ी, टेराकोटा फिगरिन की मूर्तियां, फिर टेराकोटा फिगरिन की मूर्तियां, खिलौने मिले हैं बहुत सारे। वो खिलौने बनाए जाते थे टेराकोटा फिगरिन से, तो वो मिली है। तो आप ये कर सकते हैं कि कांसे, पत्थर, इन सबसे मूर्तियां मिली हैं। तो उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, जब पहले नगरों और स्थलों को पढ़ा था तो उसमें हम देखा था कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, तो उनको यहाँ से जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लिपि लेखन कला का आविष्कार जो है हड़प्पाई लोगों ने किया। जैसा हमने कहा चित्रात्मक लिपि है जो मेसोपोटामिया की है, वो कीलाक्षर लिपि है, वैसे इतना याद रखिएगा। उसके बाद मूल चिन्ह 64 है, जो इसमें मूल चिन्ह है लिपि में वो 64 है, और कम से कम 250 से लेकर 400 चिन्ह चित्राक्षर हैं, जिसमें यू आकार और मछली का अंकन सर्वाधिक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अंग्रेजी का यू आकार और मछली का चित्र सर्वाधिक देखने को मिलता है। बोस्ट्रोफेदन पद्धति, जो बोस्ट्रोफेदन पद्धति हमने बताया था कि ये बोस्ट्रो मतलब होता है बैग, और फेदन मतलब अगर आप देखेंगे तो फेदन फेरा होता है। तो फेरा मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, इसको गोमूत्रिका भी बोलते हैं, और उसके बाद इसको बोस्ट्रोफेदन मेथड कहते हैं, या फिर और भी, हाँ ये गोमूत्रिका या बोस्ट्रोफेदन मेथड पद्धति। तो ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी ये। तो ये लिपि के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, अब हम इसको देख लेते हैं इसका पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, तो अभी हम हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ अब इसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ मत हैं जो विद्वानों के, जिनके अनुसार इनको लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है कि आर्यों का जो आक्रमण है उसकी वजह से हुआ था पतन, या फिर कुछ लोगों को लगा कि बाढ़ की वजह से, जैसे मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लोथल में बाढ़ के साक्ष्य मिले क्रमशः, सारे जो नगर थे वहां पे सब जगह लगभग बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। और कुछ लोगों को मानना था कि, जैसे क्यूआर कैनेडी थे, उनका मानना था कि मलेरिया की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है, भीषण मलेरिया के शिकार हो गए थे। तो मलेरिया का साक्ष्य क्यूआर कैनेडी ने बताया, जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला था। उसके बाद जलवायु परिवर्तन जो कहते हैं, अम्लानंद घोष और एल्स्टाइन बोलते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से इसका पतन हुआ है।
तो जलवायु परिवर्तन, जब जनसंख्या वृद्धि हुई, नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, तो पेड़ पौधे काटे गए, जंगलों को काटा गया, धीरे धीरे कृषि का विकास होता गया। इससे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ और उस वजह से बाढ़ आई, नदियों ने अपना रास्ता बदला। जैसे सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे, खेती करते थे, तो वहां से बाढ़ आई, उससे उन्होंने नदियों ने अपना रास्ता बदला और उसमें बह गई होगी ये सभ्यता। लेकिन ये जहां तक उतनी बात सही नहीं है, क्योंकि सब जगह बाढ़ नहीं आ सकती, सब जगह बाढ़ से ही विनाश नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर मलेरिया, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि को एक बहुत बड़ा कारण बताया गया। जलवायु, जैसा कि हमने बताया, जनसंख्या वृद्धि की वजह से पेड़ पौधों का काटना, कृषि का विकास होना, नगरीकरण का प्रारंभ होना, तो इससे बहुत सारी, उसके बाद गलियों में या फिर जगह जगह गंदगी फैली होगी और साफ सफाई पे उतना फोकस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। जनसंख्या ज्यादा थी, उतनी नालियां जो थी वो उतनी साफ सफाई नहीं हो पाई। जो आंगन थे उनमें दीवारें बनाई, कहीं कहीं जगह पर ऐसा है कि आंगन के बीच में दीवारें खड़ी की गई और दायरा छोटा होता गया। तो इस वजह से भी माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण था जिसकी वजह से ये चीज हुआ। टीएच लैम्ब्रिक का मानना था ये चीज। फिर विवर्तनिक हलचल, जैसे भूकंप के साज कई जगह से मिले, कालीबंगा से मिला था भूकंप का साज, तो ऐसा माना जाता है कि ये भूकंप के वजह से हुआ होगा, जो कि बहुत ही मतलब उतना सटीक नहीं माना जाता है। फिर बाह्य आक्रमण माना जाता है। बाह्य आक्रमण, जैसा कि आर्यों का आक्रमण मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल ने बताया है, सेम चीज वही पिगट और गार्डन चाइल्ड का भी मानना था कि ये बाह्य आक्रमण हुआ होगा। इनका संकेत था कि इनका भी संकेत वही था कि आर्य जो थे वो आर्यों का आक्रमण हुआ और उसकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ। पारिस्थितिकीय असंतुलन, पारिस्थितिकीय असंतुलन वही चीज, जनसंख्या वृद्धि, पेड़ पौधों का कटना, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, ये सारी चीजें क्या थी, पारिस्थितिकीय असंतुलन की वजह से हुआ। पारिस्थितिकीय असंतुलन मतलब जो पहले संतुलन था वो बिगड़ गया। जैसे हमने देखा था नवपाषाण में, उससे पहले प्रागैतिहासिक काल जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था जलवायु परिवर्तन हुआ, होमो सेपियंस मानव का उदय होता है वहां पे, और उसके बाद नए नए जीव जंतु वनस्पतियों का उदय होता है। तो वही चीज यहाँ पे पारिस्थितिकीय जो संतुलन था वो असंतुलित हुआ और उसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। ये सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था और ये जितनी तेजी से विकसित हुई, माना जाता है कि जितनी तेजी से इसका विकास हुआ, नगरीकरण हुआ, उतनी ही तेजी से इसका पतन भी हो गया। फिर इसके बाद एक गैप देखने को मिलता है वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में। फिर आ जाते हैं वैदिक संस्कृति को, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये चीज, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हो गया और ये मत थे विद्वानों के जो बहुत फेमस थे, कि इनका मानना था कि ऐसे ऐसे इसका पतन हुआ। अब हम इसमें एक चीज और रह गया था, माप तौल। माप तौल में जैसा कि यहाँ के लोग माप तौल में भी वो थे, माप तौल में कुछ नहीं, बस ये है कि 16 के गुणज में ये लोग 16 के गुणज में बांट मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है 16 के गुणज में, मतलब 16, 32, 64 ऐसे क्रमशः बांटो, ऐसे ही इनके गुणज में माप तौल करते थे। उसके बाद फिर हाथी दांत का पैमाना मिला है जिसका निर्यात होता था, हाथी दांत पैमाना। उसके बाद दशमलव पद्धति, दशमलव प्रणाली पर इनका वो था जो मापतोल था, और जगह जगह चार्ट फिलंट इनके बनाए गए थे जो बांट थे, ये चीजें थी मापतोल में। उसके बाद ये हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो रहा है टॉपिक। अब इसके बाद हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे और वैदिक संस्कृति में जैसा कि हमने बताया, वैदिक संस्कृति में हम पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति में हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक को। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को। यहाँ पे बीच में एक गैप आता है 1000 के आसपास, तो 1000 में यहाँ पर लोहे की खोज होती है जो अतरंजी खेड़ा एटा से साक्ष्य मिला है, अतरंजी खेड़ा एटा लोहे का सा, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये कांस्ययुगीन थी। इसके पहले हमने ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, जो जहां पे ताम्र पाषाण काल में
तांबा जो सबसे प्रथम धातु जो खोजी गई थी वो तांबा था। और तांबे और टीन को मिला के, तांबा प्लस टीन को मिला के क्या बनाया गया था? कांसा बनाया गया था। सबसे पहले धातु ये थी। और ये ताम्रपाषाणी एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जो सबसे ज्यादा जो तांबा मिलता है वो कहां से मिलता है? आहार से, जिसको ताम्बोती के नाम से भी जाना जाता है। आहार को किसके नाम से जाना जाता है? ताम्बोती के नाम से, ताम्बोती के नाम से जाना जाता है। आहार से और गिलिंद से, ये राजस्थान में है दोनों स्थल। यहां से सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। और उसके बाद फिर कांस्य युग में हमने देख लिया टीन जो है ईरान से आता था। उसके बाद फिर